तो कई बार हमारे जो देशों की जो सेनाएं हैं वो नहीं कर पाती, हमारे नेता नहीं कर पाते, वो काम हमारी फिल्में कर देती हैं। और इस बार वही काम सनी देओल ने कर दिया। अब हमारा अगला विश्लेषण भारत के उस विभाजन के बारे में है जिसमें आप ये जान पाएंगे कि हमारी मातृभूमि के दो टुकड़े कितनी जल्दबाजी में किए गए और कैसे बिना सोचे समझे किए गए। आज ये समझने का दिन है कि जो पाकिस्तान है वो भी हमारी ही मातृभूमि है जिसे हमसे काट दिया गया था। तो आज हमारी उस मातृभूमि के बारे में बात करने का दिन है जो कि हमसे छीन ली गई थी, जो कि एक अलग देश में तब्दील कर दी गई थी, लेकिन है तो हमारी ही मातृभूमि। इस समय जब हम आपको यह विश्लेषण दिखा रहे हैं तब उसी दिन और इसी समय 76 साल पहले, यानी आज के दिन 76 साल पहले 14 अगस्त 1947 को भारत में आजादी के जश्न की तैयारियां चल रही थी। मैं आज के दिन इस समय की बात कर रहा हूं। 14 अगस्त 1947 को इस समय क्या हो रहा था? उस समय बहुत सारे ज्योतिषियों का ऐसा मानना था कि आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख भारत के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस आजादी का जश्न या तो एक दिन पहले 14 अगस्त की रात से ही शुरू हो जाना चाहिए, और इस बात पर तब अमल भी किया गया। तो 14 अगस्त 1947 को रात 9 बजे के आसपास पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य JB कृपलानी समेत कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उस विधान परिषद के हॉल में इकट्ठा होने शुरू हो गए थे जहां पहले ब्रिटिश अफसर बैठा करते थे। इस सभा कक्ष में उस दिन सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया। इसके बाद पंडित नेहरू ने इस बैठक में वो भाषण दिया जिसे इतिहास की किताबों में ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच के नाम से याद किया जाता है, और इसका मतलब होता है नियति से साक्षात्कार। इस भाषण से पहले 14 अगस्त को और क्या क्या हुआ था और भारत को आजादी देने के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया, सबसे पहले आपको उसी की कहानी बताते हैं। ब्रिटिश हुकूमत हमेशा से यह चाहती थी कि भारत आजादी के बाद भी मानसिक रूप से अंग्रेजों का गुलाम ही बनकर रहे, और इसीलिए 3 जून 1947 को जब भारत के अंतिम वॉइस रॉय लुई माउंटबेटन ने भारत की आजादी और भारत के विभाजन का ऐलान किया तो उन्होंने इसके लिए 15 अगस्त की तारीख निर्धारित की, और इस तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि यह दिन ब्रिटेन के लिहाज से बहुत गौरवशाली दिन था। तो ब्रिटेन ने और अंग्रेजों ने इसे अपने हिसाब से चुना, और इसी दिन वर्ष 1945 में जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आत्मसमर्पण किया था और अपनी हार स्वीकार की थी। इसलिए अंग्रेजों को ऐसा लगा कि अगर भारत को भी 15 अगस्त के दिन ही आजादी दी गई तो भारत के इतिहास में यह तारीख हमेशा के लिए अमर हो जाएगी, और जब जब भारत की आजादी की तारीख का जिक्र होगा तब तब यह बात भी दोहराई जाएगी कि इसी दिन जापान ने भी दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था, ब्रिटेन के सामने घुटने टेक दिए थे। यानी अंग्रेजों ने भारत की आजादी की तारीख में भी मिलावट की, और आज भी हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस की तारीख में ब्रिटेन की विजय गाथा का उल्लेख आता है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरह भारत को मानसिक रूप से अपना गुलाम बनाकर रखने की कोशिश की। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उस समय भारत के जो नेता सत्ता पाने के लिए बड़े बेचैन थे, उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी आजादी की इस तारीख को बदलवाने की ज्यादा कोशिश नहीं की, और इसके विपरीत इन नेताओं ने अंग्रेजी सरकार के उन तमाम प्रस्तावों और सुझावों को बड़ी आसानी से मान लिया जो भारत के विभाजन से जुड़े हुए थे। 3 जून 1947 को जब भारत के आखिरी वाइस रॉय लुई माउंटबेटन ने यह ऐलान किया कि मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस पार्टी भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर सहमत हो गए हैं, तो इस ऐलान पर वहां मौजूद कांग्रेस पार्टी के लगभग सभी नेता तालियां बजा रहे थे। सोचिए, जब हमारी मातृभूमि को काटा जा रहा था तब कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत बाकी के बड़े नेता इससे सहमत थे, जबकि महात्मा गांधी ने इस विभाजन की पीड़ा को पहले ही समझ लिया था। 3 जून 1947 को जब बंटवारे का ऐलान हुआ तब महात्मा गांधी ने एक प्रार्थना सभा में यह कहा कि इस बंटवारे के लिए ब्रिटिश वाइस रॉय को दोष देने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि इसके लिए तो अपने आप को ही देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। असल में उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के नेताओं और अविभाजित भारत के लोगों को यह समझाना चाहते थे कि वो स्वयं ही इस विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आया, तब महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे, बल्कि वो उस समय कलकत्ता में थे।
महात्मा गांधी को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि अगर वर्ष 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के इशारे पर संयुक्त बंगाल में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे न हुए होते तो अंग्रेज इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही नहीं कि भारत के मुसलमानों को अपने लिए एक अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। लेकिन इन सांप्रदायिक दंगों में हजारों लोगों के मारे जाने के बाद यह कहा जाने लगा कि भारत में हिंदू और मुसलमान कभी भी एक साथ नहीं रह सकते और इसलिए अब भारत के दो टुकड़े करने ही होंगे, जिनमें पाकिस्तान का नाम, जिसमें पाकिस्तान नाम का जो देश है वो मुसलमानों के लिए होगा और भारत हिंदुओं के लिए बनेगा। लेकिन बंटवारे के समय भारत में कुछ नेताओं पर उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हावी हो गई और इन नेताओं को मातृभूमि के टुकड़े नहीं बल्कि आजाद भारत की सरकार में अपने अपने मंत्रालय नजर आ रहे थे, अपनी अपनी कुर्सी नजर आ रही थी। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि जब बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक अलग राष्ट्र बन गया। लेकिन क्योंकि उस समय महात्मा गांधी हिंदू मुसलमानों के दंगों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, आहत थे, इसलिए उन्होंने ऐलान किया कि जो मुसलमान भारत को ही अपना देश मानते हैं वो तमाम लोग यहां रुक सकते हैं, भारत में ही रह सकते हैं। ऐसा महात्मा गांधी ने ऐलान किया और महात्मा गांधी के इस ऐलान के बाद भारत में 3 करोड़ मुसलमान यहीं रुक गए। ये वो मुसलमान थे शायद जो भारत को ही अपना देश मानते थे और इससे विभाजन का मकसद अधूरा रह गया। लेकिन भारत के उस समय के नेताओं ने इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया और ना ही यह सोचा कि आगे चलकर इस फैसले का देश के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। भारत की आजादी और उसके विभाजन के दौरान 3 और बहुत बड़ी गलतियां हुई थी जो आज हम आपको बताना चाहते हैं। इनमें पहली गलती यह थी कि भारत ने आजादी के बाद अपना पहला गवर्नर जनरल अंतिम ब्रिटिश वाइसरॉय माउंटबेटन को ही चुना, जबकि पाकिस्तान ने यह गलती नहीं की थी। मोहम्मद अली जिन्ना जानते थे कि पाकिस्तान को सही मायनों में आजादी तभी मिलेगी जब एक मुस्लिम व्यक्ति पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनेगा और मोहम्मद अली जिन्ना ने तब अपने आप को इस पद पर नियुक्त किया, जबकि भारत ने अंग्रेजों से आजाद होकर भी एक अंग्रेज को ही अपना गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया। तो सोचिए कैसी आजादी थी। इसके बाद 15 अगस्त को जब आजादी का मुख्य समारोह हुआ तो इस आजादी के समारोह में सबसे पहले सुबह 9:25 पर माउंटबेटन को आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर सलामी दी गई और यह दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। तो आप जब यह देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक फ्रेंडली मैच हो रहा है। तीसरी बड़ी गलती यह थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की लकीरें एक ऐसे व्यक्ति ने खींची, यह जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को दी गई जो 1947 से पहले कभी एक दिन के लिए भी भारत नहीं आया था, इससे पहले कभी भारत आया ही नहीं और जो भारत के बारे में कुछ नहीं जानता था। और इस व्यक्ति का नाम था सिरिल रेडक्लिफ। इतिहास की किताबों में आपने उसका नाम जरूर सुना होगा। रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने के लिए सिर्फ 5 हफ्तों का समय दिया गया और इन 5 हफ्तों में रेडक्लिफ 95% से ज्यादा उन इलाकों में कभी गए भी नहीं जहां उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींच दी थी। तो सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के बारे में कुछ नहीं जानता, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत कभी आया तक नहीं, उसे 5 हफ्ते का समय दिया जाता है और कहा जाता है कि इस देश के 2 टुकड़े कर दो, हमारी मातृभूमि के 2 टुकड़े कर दो। रेडक्लिफ को यह बात पता थी कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींची है वो सही नहीं है और सही इसलिए नहीं है क्योंकि उसे कुछ जानकारी नहीं थी, होमवर्क नहीं था और इसके लिए जो समय चाहिए था वो उसे नहीं मिला था और यह बंटवारा लाखों लोगों की जान लेगा, यह भी उन्हें पता था और बाद में ठीक यही हुआ। रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच अपने मन से, अपनी इच्छा से जो उन्हें ठीक लगा और जो सीमा रेखा उन्होंने खींची उससे 111 गांव भी बट गए। वो ऐसे गांव थे, इन गांवों का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और कुछ हिस्सा भारत में रह गया, ऐसे गांव जो बीचों बीच से काट दिए गए। इसके अलावा रेडक्लिफ ने एक इंटरव्यू में खुद यह बात मानी कि उसने हवाई जहाज से दौरा करते हुए यह बात पाई कि लाहौर में हिंदुओं की संपत्ति ज्यादा है, लेकिन क्योंकि विभाजन के दौरान पाकिस्तान के हिस्से में वो कोई बड़ा शहर नहीं दे पाए थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो लाहौर शहर जो है उसे पाकिस्तान को दे देंगे। और रेडक्लिफ ने तब यह भी कहा कि पाकिस्तान के लोगों को खुश होना चाहिए कि उनकी वजह से पाकिस्तानियों को लाहौर जैसा शहर मिल गया।
दुख की बात यह है कि जब एक अंग्रेज इस तरह से भारत माता के टुकड़े कर रहा था, हमारी मातृभूमि के टुकड़े कर रहा था, तब भारत के बहुत सारे नेता ये तय करने में व्यस्त थे कि सरकार में किसे किसे शामिल किया जाएगा, किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, किसे कौन सा पद मिलेगा, किसे कौन सी कुर्सी मिलेगी। उस समय तो चर्चाएं ये हो रही थी। आज एक सवाल ये भी है कि क्या भारत को आजादी 1947 से पहले भी मिल सकती थी? तो आज हम आपको ये भी बताएंगे कि 1947 से कई वर्ष पहले भी ऐसी स्थिति बनी थी जब भारत आजाद हो सकता था, लेकिन हमारे नेताओं के गलत फैसलों की वजह से यह फैसला भी अंग्रेजों के विवेक पर छोड़ दिया गया कि वो भारत को तब आजादी देंगे जब उनकी इच्छा होगी। इसीलिए हमने आपको कहा कि आप कभी सोचिएगा कि इसे हम कहते तो फ्रीडम स्ट्रगल हैं, इसे हम कहते हैं भारत में आजादी का संघर्ष, लेकिन अपने आखिरी दिनों में ये एक फ्रेंडली मैच बन गया था, ये एक फ्रेंडली संघर्ष बन गया था। इनमें पहला मौका वर्ष 1915 में आया था, जब पहले विश्व युद्ध को शुरू हुए 1 साल हुआ था, सिर्फ 1 साल। और इस युद्ध में ब्रिटेन काफी कमजोर हो गया था और बहुत सारे क्रांतिकारियों का मानना था कि इस युद्ध को एक अवसर के रूप में देखते हुए भारत को ब्रिटेन से, अंग्रेजों से आजादी मांगनी चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी ने आजादी के शानदार मौके को एक भेंट के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में अंग्रेजों को ही वापस सौंप दिया। वर्ष 1915 में महात्मा गांधी ने भारत के युवाओं से यह आह्वान किया कि उन्हें पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देना चाहिए, और उस समय महात्मा गांधी ने युद्ध में ब्रिटेन को आर्थिक सहयोग देने के लिए भी चंदा इकट्ठा किया था। तो यह बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। महात्मा गांधी ने भारत के युवाओं से आह्वान किया कि वो ब्रिटेन की सेना में जाकर शामिल हो जाएं और ब्रिटेन की सेना में लड़ें और उन्हें हर तरीके से मदद दें, सैन्य मदद भी दें और आर्थिक मदद भी दें। और उन्होंने चंदा इकट्ठा किया अंग्रेजों की मदद करने के लिए। भारत के युवाओं की ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती कराई गई। इसके अलावा ब्रिटेन की मदद के लिए तब महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार को 102 रुपए चंदे के रूप में दिए थे। तो यह पहला मौका था जब हमने आजादी को ठुकराकर अंग्रेजी सरकार के शासन को बरकरार रखा, और महात्मा गांधी को यह लगा कि इस समय अंग्रेजों पर दबाव डालना ठीक नहीं है, इस समय अंग्रेजों की हालत अच्छी नहीं है, इस समय उनका जो दौर है बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, और बाद में अगर अंग्रेज खुश हो गए हमारी वफादारी से, तो शायद वो भीख के रूप में या इनाम के रूप में हमें आजादी दे देंगे। लेकिन उस समय अगर भारत ने, क्रांतिकारियों ने दबाव डाला होता तो अंग्रेज हमारे दबाव में आ सकते थे, क्योंकि वो बहुत कमजोर स्थिति में थे।